हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं सी-टेट में जो दिसंबर में पेपर होने वाला है उसके बारे में। और यहाँ पे हम बता दें आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं और ये जितने सारे पिछले सभी पेपर का ये निचोड़ है क्वेश्चंस। ये वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ से आपसे 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर आएंगे एग्जाम में। तो फ्रेंड, जिन हमारे प्यारे भाई और बहन का 1 या 2 नंबर से रह गया है सी-टेट, इस बार पक्का ही क्लियर होगा, क्योंकि बहुत सारे जो है कमेंट्स आते हैं, हम देखते हैं फ्रेंड्स और भी लोगों के पास हम एनालिसिस किए हुए हैं। वो लोग बताते हैं कि हमें 1 या 2 नंबर से 87 या 86 84 नंबर से मेरा सी-टेट रह गया है, हमने 4-5 बार सी-टेट दिया है, मेरा क्लियर नहीं हुआ है। तो सी-टेट में जो है ना हमेशा ही कम परसेंटेज बनता है यहाँ पे, है ना, बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पे पास होते हैं। ये वजह यही है कि फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा जो इसकी सी-टेट की जो लैंग्वेज होती है ना, वो थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए है यहाँ पे विकास एक आयामी होता है, बी है विकास ऊपर से नीचे की और केंद्र से बाहर की ओर होता है, सी है विकास आनुवंशिकता और पोषण से संबंधित होता है, डी है विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो यहाँ पे विकास के बारे में आपसे पूछा गया और ये पिछले पेपर में से ही ऐसा ही क्वेश्चन 4 बार पूछा जा चुका है फ्रेंड। तो उम्मीद है कि इस बार के सी-टेट में क्वेश्चंस जरूर आएगा। ये अगर सेम क्वेश्चंस नहीं तो विकास के सिद्धांत से रिलेटेड ये जो हम अदर जो हम नहीं पूछे यहाँ पे, बाकी तो यहाँ पे और भी 3 जो सही होंगे इनसे ही क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला ही होगा कि नहीं है, विकास एक आयामी नहीं होता है फ्रेंड्स, विकास बहुआयामी प्रक्रिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पॉइंट कई बार पूछा गया है कि विकास कौन सा है, तो विकास जो है एक आयामी नहीं होता है, विकास बहुआयामी प्रक्रिया होता है। और यहाँ पे है कि विकास ऊपर से नीचे की ओर और केंद्र से बाहर की ओर, तो ये बिल्कुल सही है, ये विकास का जो है ये सिद्धांत में आता है। और विकास आनुवंशिकता और पोषण से प्रभावित होता है, तो ये भी बात सही है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, तो ये भी बात करेक्ट है। तो हमें नहीं पूछा है तो नहीं के लिए नेगेटिव होगा, यहाँ पे विकास एक आयामी होता है, तो जो नहीं होगा वही हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। गामक विकास पर, संज्ञानात्मक विकास पर, भाषा विकास पर, नैतिक विकास पर। तो शीर्षगामी सिद्धांत का विकास जो है यहाँ पे होता है गामक विकास पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। जैसे कि आपके पास पहले से कुछ ज्ञान पड़ा हुआ है, आपने उसी बेस पे और दूसरा ज्ञान क्या किया, इसमें इंक्लूड कर लिया और इसमें शामिल कर लिया, तो इसी को हम कहते हैं आत्मसातकरण करना। उसको हम आत्मसात कर लिए, हमको पहले से कुछ नई सूचनाएं थी और हम उसी से रिलेटेड जो है समझिए हम और कुछ नई सूचनाओं को और हम क्या किए, समझ गए, जान गए, उसके बारे में हमको जानकारी मिल गई, तो हमको क्या, उसे हम आत्मसात कर लिए, आत्मसातकरण होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में भी आ रहे होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का समप्रत्यय किसने दिया है। कोहलबर्ग ने, डेविड सुबेल ने, जीन पियाजे ने, लेव वाइगोत्स्की ने। तो यहाँ पे समीपस्थ विकास के क्षेत्र का समप्रत्यय जो दिया है तो यहाँ पे होगा ZPD, जोन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इस बार तो फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की से जरूर ही क्वेश्चंस बनेंगे, 3 तो क्वेश्चंस पक्के होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमने पिछले पेपर में भी हम देख रहे हैं क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक वाइगोत्स्की के माध्यम से और क्वेश्चन है कि कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को मूल मायने में दर्शाता है। अधिगम एक अनंतम प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक उत्पत्ति मूलक प्रक्रिया है, या अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पूछा गया है कि लेव वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है उनके मूल मायने क्या हैं। यहाँ पे है, कभी भी उन्होंने, लेव वाइगोत्स्की ने बताया है कि जो भी बच्चा सीखता है वो समाज से इंटर
इंटरेक्ट करके सीखता है, समाज से अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चा सब कुछ सीखता है। यहाँ पे अधिगम का जो है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लेवाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का जो है उन्होंने प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेंडर रूढ़िबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स से। जेंडर रूढ़िबद्धता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी उचित नहीं है। हम आपको कई बार बताया है कि क्वेश्चंस में जो ना नहीं आए वहाँ पे या तो अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं तो प्यारा सा एक गोला बना लीजिए, ताकि आपकी नज़र क्या करे वहाँ पे बार बार जाए और आपको समझ में आए कि यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना। सी है यहाँ पे कि जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना। डी है ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियाँ गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जेंडर से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको कई बार बता चुके हैं। और जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापिका क्या कर रही है, कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी उचित विधि इसमें नहीं पूछा गया है। तो देखिए, जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, ये भी बात सही है। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, दूसरा पॉइंट है कि कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। यही जो है जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको इसके माध्यम से हम रोक नहीं सकते हैं। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, बिल्कुल चर्चा करना चाहिए क्लास में बच्चों के साथ। ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए जिसमें लड़के और लड़कियां क्या है, परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें, इस पर भी चर्चा करना चाहिए। ऐसे उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट होता है कि कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग बैठने की व्यवस्था करना, यही हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतन किस बुद्धि के मूल है। अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, भाषिक, स्थानिक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पूछा गया है कि ध्वनि, लय और शब्द। तो आपको हम हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और देखिए, वहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर का थ्योरी डिटेल में दिए हैं, बिल्कुल बेसिक से दिए हैं और आसानी भाषा में हम आपको समझाने की पूरी कोशिश किए हैं फ्रेंड्स। तो आप जाके वहाँ एक बार ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे है कि ध्वनि और लय और शब्द का के अर्थ के प्रति सचेतन, ये जो है भाषिक में आता है। इसमें कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स, कवि आ जाएंगे और जो है लेखक भी आ जाएंगे, और इसमें जो नेता होते हैं वो भी आ जाएंगे, क्योंकि वो अपनी भाषाओं के माध्यम से क्या करते हैं, दूसरों को जो है वो कर लेते हैं कि जैसे कि इनकी आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, इनकी कविता बहुत बढ़िया है, ये कविता बहुत अच्छा से पढ़ते हैं, ऐसे ना हम सब सुनते हैं तो कहते हैं। तो ये भाषिक में आ जाएगा। कवि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कवि कई बार पूछा गया है। यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक है। अंतर्वैयक्तिक जो कि जो फ्रेंड्स अपने स्वयं के बारे में जानता है, अंतरावैयक्तिक अपने स्वयं के बारे में जानता है, और अंतर्वैयक्तिक का मतलब कि वो दूसरे के बारे में जो है आसानी से दूसरों के बातों को वो समझ जाता है, दूसरे के कष्ट को समझ जाता है, अंतर्वैयक्तिक होता है। और अंतरावैयक्तिक अपने सेल्फ की भावनाओं से, सेल्फ के बारे में करता है, कुछ भी अंतरावैयक्तिक होता है। और स्थानिक का मतलब इसमें मूर्तिकार हो गए, चित्रकार आ गए, ये होते हैं। स्थानिक का मतलब कि कौन सा जो है पार्ट अगर लगाना है, हाथ या पैर या आँख या नाक, कहाँ भी बनाना है हमें, अगर मूर्ति बनाते हैं हम, तो उस जगह पे फिट आएगा, यहाँ पे यहाँ बनाना है, ये स्थानिक होता है, जिसमें स्थानिक बुद्धि पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके माध्यम से हम चारों ऑप्शन पूरा समझा दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, भाषिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक संरचना कक्षा में कौन सी आकलन विधि में सबसे अधिक उपयुक्त होगी। सहयोगी प्रायोगिक कार्य, एक शब्दोत्तर वाले पूरक प्रश्न, मानक परीक्षण, डी है मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि सामाजिक संरचना कक्षा में कौन सी आकलन विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो वो होगी सहयोगी प्रायोजित कार्य। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सामाजिक संरचना पूछा गया है। तो समाज में हम क्या करते हैं, रहते हैं, तो एक दूसरे से सहयोग के द्वारा और इंटरेक्ट के माध्यम से ही तो हम सीखते हैं। यहाँ पे सहयोगी प्रायोजित कार्य होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। यहाँ पे आपसे आंतरिक प्रेरणा पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा माता पिता के दंड से बचने के लिए अध्ययन, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, शिक्षक की प्रशंसा पाने के लिए अध्ययन,
प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है बाह्य प्रेरणा, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। यहाँ पे जो आंतरिक प्रेरणा की हम बात करते हैं तो इसमें रुचि आ जाता है। और बाह्य प्रेरणा में जैसे यहाँ देखिए, माता पिता के दंड से बचने के लिए अध्ययन बालक जो है करता है कि हम नहीं होमवर्क करेंगे तो हमारी मम्मी मारेंगे या पापा मेरे मारेंगे। यहाँ पे शिक्षक की प्रशंसा पाने के लिए, जैसे कि अगर हम ये काम कर देंगे तो हमको क्या होगा, हमें टेस्ट में अच्छे नंबर लाएंगे तो हमारे क्या करेंगे, हमारे टीचर हमको शाबाशी देंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारी चर्चाएं होंगी स्कूल में। एक तो इसके लिए होता है, ये बाहरी अभिप्रेरणा है प्रतियोगिता जीतने के लिए। जैसे कि अगर हम ये प्रतियोगिता जीत गए तो हमारा बहुत नाम होगा, तो ये जो है बाहरी अभिप्रेरणा है। लेकिन रुचि कैसी है, ये आंतरिक प्रेरणा है। जैसे कि समझ लीजिए हमारे इंटरेस्ट है कि हम क्या करेंगे, सीटेट अच्छे से क्लियर करना है, हमको 120 प्लस लाना है नंबर हमको सीटेट में, या फिर 90 नंबर हमको लाना है आपको, तो कुछ तो टारगेट होगा ना, अंदर से आपकी रुचि है। बिना रुचि के आप अच्छे से अध्ययन नहीं कर सकते हैं, तो ये आंतरिक प्रेरणा होता है। तो एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, ये आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। यहाँ पे है परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित परीक्षा, वेदन और अभ्यास, समप्रत्यय समझ, जिसको हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, तो समप्रत्यय समझ पर देती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बल देती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए है। पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं और क्यों। भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ, 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो, दी गई कविता को स्वस्मरण करके विवेचन करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये होगा कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि बच्चों को विवेचनात्मक चिंतन को अगर बढ़ावा देना है तो हम कौन से क्वेश्चंस बच्चों से हम पूछेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछने का ये तरीका होगा कि उसमें ज़्यादा बच्चे का दिमाग डेवलप होता है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछें जिसके कि कई सारे उत्तर बालक दे सकता हो। क्वेश्चन तो एक ही हो लेकिन जो उसका आंसर है ना वो कई माध्यम से बच्चा दे सके। यहाँ पे देखिए कि भारत के 10 राज्यों के नाम, इसमें कुछ भी हम अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ये हम बता सकते हैं कि 10 राज्य के नाम ये है, हम बता सकते हैं एक ही बार में। 2 से 10 तक क्या करना है, 2 से 10 तक तो पहाड़ा लिखना है, लिख के दिखा देगा। दी गई कविता को जो हम कोई कविता दे रहे हैं से एक हम पंक्ति दिए, हम इसको बोले कि बच्चे से कि बेटा इसको स्मरण करो, एक बार याद करो और फिर उसे वाचन करके हमको सुनाओ याद करके, तो बच्चा सुना देगा। लेकिन यहाँ पे देखिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए हमें ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए कि पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या करते हैं। यहाँ पे करते होगा फ्रेंड्स, कहते नहीं होगा, क्या करते हैं और क्यों। तो यहाँ पे बच्चा जो है उसको दिमाग उसमें लगेगा, उसमें ज़्यादा वही विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो बच्चों से ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे हम विवेचनात्मक चिंतन के बारे में जब हम पूछेंगे। तो अब हम आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। प्रतिलोम चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, संरक्षण, अनुक्रमिक वर्गीकरण। तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या करते हैं। तो देखिए जो जीन पियाजे है ना, उन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। जीन पियाजे ने पहला सेंसरी मोटर स्टेज दिया था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक है, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। अब इन्होंने जो दिया 0 से 2 वर्ष तक दिया, यहाँ पे 0 से 7 वर्ष, यहाँ से 7 से 11 होगा, यहाँ 11 से आप जो है 12 या 14 हो सकता है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक चरण, तो यहाँ पे जो पूर्व संक्रियात्मक चरण है वो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक है। और ये किसमें है, प्रतीकात्मक खेल। जो इसमें प्रतीकात्मक खेल होते हैं ना, ये पूर्व संक्रियात्मक के चरण में आते हैं। इसमें जो है बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, लेओ वागोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। अध्यापन और मूल्यांकन के लिए केवल मूल्यांकन, केवल अध्यापन, प्रवाही वैधता की पहचान।
तो यहाँ पे देखिए लेवाइगोस्की के अनुसार जो ZPD है, जोन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये होता है अध्यापन और मूल्यांकन के बीच की कड़ी को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, जिसको हम ZPD कहते हैं, और ये लेवाइगोस्की के माध्यम से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ने के लिए एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेवाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? यहाँ पे बता दें आपको, अवलोकन अधिगम, पाढ़, द्वंद्वात्मक अधिगम, अनुकूलन। तो यहाँ पे ये है कि एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए कोई अध्यापिका है जो कि वो पढ़ा रही है, और ये क्या कर रही है कि बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। तो लेवाइगोस्की के अनुसार वो क्या कर रही है, वो होगा पाढ़ होगा। वो किसका इस्तेमाल कर रही है? पाढ़ का। कुछ समझिए कि यहाँ पे बच्चे को आधा यहाँ पे हम समझा दिए और आधा नीचे बाकी लग गया, हम बोले कि बेटा अब इसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करो, भरो, तो वो हुआ पाढ़, जिसे हम ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृद्धि एक प्रगतिशील कक्षा माहौल के अनुसार है? निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे अभिवृद्धि एवं प्रगतिशील कक्षा का माहौल उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सब में शेयर करिए, ताकि वो हमारे भाई बहन के पास भी वीडियो पहुँचे और वो लोग भी स्टडी करके अपना इस बार सीटेट क्लियर कर लें, जिनका 1 या 2 नंबर से रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से मूल्यांकन का इस्तेमाल नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, स्वमूल्यांकन एवं समकक्ष मूल्यांकन, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। तो यहाँ पे प्रगतिशील कक्षा में यहाँ पे मूल्यांकन का इस्तेमाल नहीं होगा। केवल ऐसे ही निगेटिव वर्ड है, मानक भी निगेटिव है, निर्देश भी देना निगेटिव ही है। तो यहाँ पे केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है? जटिल से सरल, सिर से पैर, केंद्र से बाह्य, सामान्य से विशिष्ट। यहाँ पे आपको बताया है फ्रेंड्स कि जो अधोगामी सिद्धांत बताता है, अधोगामी वो होता है केंद्र से बाह्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं? विद्यालय, किताबें, मीडिया, माता पिता। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि समाजीकरण के यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 2 होते हैं, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। यहाँ पे जो समाजीकरण में जो आता है, प्राथमिक में तो आता है फ्रेंड्स परिवार और पास पड़ोस, परिवार आता है और पास पड़ोस आता है। लेकिन अगर हम बात करें द्वितीयक में, समाजीकरण द्वितीयक की बात करें, तो उसमें विद्यालय, किताबें, मीडिया, पत्र पत्रिकाएं, ये सब आते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए, जब परिवार में तो माता पिता होते हैं ना, तो ये तो प्राथमिक हो जाएगा। लेकिन द्वितीयक में देखिए विद्यालय भी होगा, किताबें भी होगा, मीडिया भी होगा, तो ये हमारा तीनों ही होगा। तो तीनों यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है? ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? 4th करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? सीखने के लिए तत्परता, नकारात्मक पुनर्वलन, प्रतियोगी भावना, कार्यात्मक स्थिरता। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कि सीखने के लिए तत्परता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन से फ्रेंड से, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेवाइगोस्की ने किसके क्रियान्वयन की अनुशंसा की है? तो यहाँ पे की है समाजीकरण, पृथक्करण की बिल्कुल नहीं की है, सामाजिक उपकरणों का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। कंठस्थीकरण और निष्क्रिय अनुकरण की तो इन्होंने बात ही नहीं की है। सामाजिक उपकरण का प्रयोग किया हुआ है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आगे हम और अच्छे बेस्ट जो है मटेरियल लाने वाले हैं अपनी चैनल पे, और आप अच्छे से स्टडी करके अच्छे नंबर जो है गेन कर सकेंगे फ्रेंड्स हमारे वीडियो के माध्यम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।